नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात कर रहे हैं हम दिल्ली एमसीडी के सदन की, जो कार्यवाही कल सुबह 11 बजे शुरू हुई थी। रात भर यहां पर हंगामा देखने को मिला है और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान जबरदस्त बवाल हुआ है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी हंगामेदार ये पूरी कार्यवाही हुई है। आपको बता दें, सदन में कुछ पार्षद टेबल पर चढ़ गए, पार्षदों ने एक दूसरे पर पानी की बोतलें तक फेंक दी। नौबत यहां पर हाथापाई भी आ गई और मारपीट तक कर दी गई। जमकर धक्का मुक्की हुई है, भारी हंगामा हुआ है। सदन की कार्यवाही कल कई बार रात में भी स्थगित हुई है। आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी पार्षदों ने दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय पर हमला किया। शैली ओबरॉय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव करवा रही थी, तभी बीजेपी पार्षदों ने उन पर हमला करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्षदों की गुंडागर्दी देखिए, वो महिला मेयर पर हमले की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले कल दिन में ही आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय दिल्ली की मेयर चुन ली गई। 266 में से 150 वोट शैली के पक्ष में रहे, जबकि बीजेपी की रेखा गुप्ता को 116 वोट ही हासिल हुए। जो इस वक्त ताजा जानकारी है, उसके मुताबिक रात भर चली कार्यवाही के बाद अभी सुबह में मेयर शैली ओबरॉय और एमसीडी के अधिकारी एक बार फिर से सदन के बाहर चले गए। एमसीडी सदन की कार्यवाही एक बार फिर से रुकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वो अभी तक ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि दिल्ली की जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया और एमसीडी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कल रात को हमने ये देखा कि जिस बैलेट बॉक्स में वोट डाले जा रहे थे, उस बैलेट बॉक्स को भी भारतीय जनता पार्टी वालों ने चुरा लिया। मुझे बताया जा रहा है कि उस बैलेट बॉक्स के अंदर भी पानी वगैरह डालने की कोशिश ये लोग कर रहे थे। एक बेवजह की मांग को लेके इन्होंने सारा का सारा प्रोसेस जो है रोक रखा है। मेयर जो बेचारी पहली बार मेयर बनी है, उन्होंने कई बार इनको समझाने की कोशिश की, मगर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से गुंडागर्दी पे उतरी हुई है। ये इनकी मानसिकता दर्शाता है। ये पता नहीं क्यों कर रहे हैं। सिर्फ एक ही रीजन है, इनको ये पता है कि स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी के लोग आएंगे, ये हार जाएंगे, बीजेपी उसमें जीत जाएगी। मुझे लगता है शायद ये चुनाव कराना ही नहीं चाहते हैं। और मारपीट की बात यह है कि इनके पार्षदों के हमारे पास वीडियोस फोटोज हैं, जिन्होंने दंगा करते हैं, जैसे ही शुरू होता है वैसे ही ये दंगा करते हैं, मार पिटाई करते हैं। हमारी मेयर कैंडिडेट को अभी चोट लगी है, यहाँ पर हमारे एक और साथी हैं, उनको भी चोट लगी है। धक्का मुक्की, इनके गुंडे किस्म के लोग हैं, ये वहां पर लड़ाई झगड़ा करते हैं और इनका काम यही है, यही कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, इस वक्त फिलहाल क्या चल रहा है? रात भर काफी हंगामा हुआ है, बेहद शर्मनाक तस्वीरें सामने आई है, पानी की बोतलें फेंकी गई हैं, हाथापाई हुई है। अभी क्या स्थिति है वहां पर? जया, अपडेट के तौर पर बस यही साथ में जुड़ जाता है कि इस बार जो सदन शुरू हुआ था और जो हंगामा हुआ था उसमें क्या हुआ है। जैसे अभी पिछले बार जब सदन शुरू हुआ था तो उसमें ये आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पार्षदों पर आरोप लगाया कि वो बैलेट बॉक्स उन्होंने उठा लिया, उसको फेंक दिया, उसमें पानी डाल दिया। तो इस तरह की ही अपडेट होती है, वरना कल शाम से लेकर अब तक 11 बार जो है एमसीडी का सदन स्थगित हो चुका है। और हर बार यही होता है, जैसे ही सदन शुरू होता है हंगामा शुरू हो जाता है, कहानी वहीं अटक जाती है कि बीजेपी पार्षद कहते हैं कि वोटिंग जो है एक से ही कराइए, जबकि आम आदमी पार्टी के पार्षद जो हैं उनका कहना होता है कि नहीं, जहां तक वोटिंग हो गई है वहीं से आगे चलेंगे। कुछ देर हंगामा चलता है, कुछ देर मेयर अपनी तरफ से बात कहती हैं कि शांति बनाए रखिए, वोटिंग होने दीजिए और सब अपनी अपनी सीट पर जाएं, पर कोई सुनता नहीं है। थोड़ी देर बाद सदन स्थगित हो जाता है, उसके बाद फिर जो है सदन आता है, फिर स्थगित हंगामा होता है, फिर स्थगित हो जाता है। तो कल से अब तक 11 बार सदन स्थगित हो चुका है और फिलहाल ऐसा नहीं नजर आ रहा है कि कोई रास्ता निकल रहा हो। बिल्कुल, रास्ता कोई निकलता हुआ दिख नहीं रहा। आप जैसे कि पहले भी बता रहे थे, जो मूल वजह रही इस पूरे हंगामे की, बीजेपी आरोप लगा रही है कि जब स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव हो रहा था, उस वक्त जब वोटिंग हो रही थी तो पार्षद जो है हाथों में उन्होंने मोबाइल ले रखा था और वो फोटो क्लिक कर रहे थे, जबकि
सीक्रेट तरीके से वोटिंग यहां पर होती है। क्या ये एक मूल वजह है जिसके बाद पूरा विवाद इतना बढ़ गया कि अभी तक गतिरोध बरकरार है? कहानी यहीं से शुरू हुई जया कि बीजेपी पार्षदों ने इस बात पे आपत्ति की कि पार्षदों को फोन के साथ में वोटिंग की इजाजत क्यों दी जा रही है। बीजेपी का यह आरोप था कि पार्षद जो हैं वो फोटो खींच रहे हैं और ये जो सीक्रेट बैलेट होता है, यानी कि किसी को ना पता चले कि कोई व्यक्ति किसको वोट दे रहा है, तो ये उसका उल्लंघन है। तो इस बात पर ही कहानी शुरू हुई, हंगामा हुआ, सदन स्थगित हुआ। फिर मेयर ने बात मान ली कि ठीक है, अब मोबाइल की इजाजत नहीं है, वोटिंग शुरू कराते हैं, सारे सदस्य अपनी सीट पर जाइए। लेकिन बीजेपी ने फिर ये मांग रखी कि आपने ये मान लिया है कि ठीक है मोबाइल फोन नहीं ले जाना, इसका मतलब मोबाइल फोन ले जाना गलत था, तो अब जो वोटिंग है वो शुरू से कराइए। अब यही जो है विवाद की जड़ बना हुआ है कि मेयर हो, आम आदमी पार्टी हो, वो ये कह रहे हैं कि हम किस आधार पर जो वोट पड़ गए हैं, करीब 50 वोट पड़ गए हैं, किस आधार पर उन वोटों को अवैध घोषित कर दें और फिर से वोटिंग जो है वो शुरू करा दें। जबकि बीजेपी का कहना है कि जो वोट पड़े हैं वो तो सीक्रेसी के तहत पड़े ही नहीं है, इसलिए एक से जो है वोटिंग दोबारा से जो है शुरू से जो वोट हो गए उसको अंडू करो और फिर से जो है वोटिंग कराओ। तो कल रात से लेकर अभी तक इसी बात पर लगातार हंगामा चल रहा है और अभी अगला दिन आ गया है, सदन रुका नहीं है, चल रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बिना जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा सदन स्थगित नहीं किया जाएगा। जी शरद, यहाँ पर हम और आप ये तय नहीं कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, जो विवाद हो रहा है कि ये सही था कि वोटिंग के दौरान जो है मोबाइल फोन रखना, और ऐसे में जो सीक्रेट बैलेट होता है उस पे कहीं ना कहीं एक संदेह हो जाता है और बीजेपी मांग कर रही है जितने वोट पड़े हैं उसको दोबारा से किया जाए। कानून के जानकार क्या कहते हैं, या इस संबंध में जो भी यहाँ पे वोटिंग की प्रक्रिया रहती है उसमें जानकार क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये गतिरोध तो खत्म होगा ही नहीं। देखिए, इसको लेकर स्पष्टता नहीं दिख रही है, दोनों तरफ से अपने दावे भी हो रहे हैं। जैसे आम आदमी पार्टी कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ने इस बात पर कहीं आपत्ति नहीं करी है, इलेक्शन कमीशन कहना है कि कोई दिक्कत नहीं है, अब तो वोटर जब वोट डालने जाता है तो तब भी उसके पास में मोबाइल होता है, तो मोबाइल से कैसे आपत्ति हो सकती है। दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो इस बात को कह रही है कि अगर उसके पास में मोबाइल है किसी वोटर के पास में और वो फोटो खींच रहा है तो फिर ये सीक्रेट कहां रह गया, ये तो पता चल गया, या उसने वोटिंग के दौरान वो फोटो अगर ले रहा है तो ये आगे पता चल जाएगा कि उसने किसको वोट दिया है। असल में जया बात यह है कि स्टैंडिंग कमेटी जिसके लिए चुनाव हो रहा है, जिसके दौरान सारा ही बवाल चल रहा है, ये एमसीडी की असली सरकार है और दोनों ही पार्टियों का जो है इस पे बहुत कुछ दाव पे लगा हुआ है। आम आदमी पार्टी के 4 कैंडिडेट मैदान में है, बीजेपी के 3 हैं। आम आदमी पार्टी चौथी सीट के लिए फाइट कर रही है, बीजेपी तीसरी सीट के लिए फाइट कर रही है और इसी में ही दोनों पार्टियों को एक तरह का डर भी है कि कहीं आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि इसका चौथा कैंडिडेट चुनाव ना हार जाए, बीजेपी को लग रहा है कि इसका तीसरा कैंडिडेट चुनाव ना हार जाए, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी जीत गई तो 6 सीटों के चुनाव में स्टैंडिंग कमेटी जो है आम आदमी पार्टी बढ़त बना लेगी, 4-2 हो जाएगा, और अगर बीजेपी जीत जाएगी तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी बराबर हो जाएंगे। और इस स्थिति में दिल्ली में चुनाव हारकर भी बीजेपी आम आदमी पार्टी के बिल्कुल साथ में खड़ी हुई नजर आएगी, जो आम आदमी पार्टी बिल्कुल अफोर्ड नहीं करना चाहती, और इसीलिए जो है विवाद लगातार चल रहा है। बिल्कुल शरद, और यहाँ पर हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं, हालांकि बेहद शर्मनाक ये तस्वीरें कही जाएगी। जनता के प्रतिनिधि जो चुनकर पहुंचे हैं उनसे ऐसे व्यवहार की उम्मीद कोई नहीं कर सकता कि यहाँ पर पानी की बोतलें एक दूसरे पे फेंकी गई हैं, महिला पार्षद जो है टेबल के नीचे छिपने को मजबूर हो रही हैं, यहाँ पर हंगामा हुआ है, धक्का मुक्की हुई है। उम्मीद करते हैं ये जो गतिरोध है शरद जल्द से जल्द दूर होगा और जो स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव बचा है अब वो भी जो है पूर्ण हो जाए और शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा आपके पास हम दोबारा आएंगे। तो यहाँ पर तस्वीरों में जैसा कि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एमसीडी में सदन में रात भर हंगामा होता रहा है। आप और बीजेपी दोनों ही पार्षद एक दूसरे पर हंगामे के लिए आरोप लगा रहे हैं और फिलहाल वहां पर किस तरह के हालात रात भर देखने को मिले, शरद शर्मा खुद वहां पर मौजूद थे, देखते हैं उनकी रिपोर्ट। दिल्ली नगर निगम में देर रात मार पिटाई धक्का मुक्की चल रही है। इस समय देखिए ये बोतल फेंक फेंक के मारे जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद एक दूसरे के ऊपर बोतलबाजी कर रहे हैं, बोतल फेंक फेंक के मार रहे हैं। ये देखिए किसी को भी बोतल लग रही है, बहुत खतरनाक हो गया है।
बहुत खराब हालात दिल्ली नगर निगम में। ये देर रात की तस्वीरें हैं, सुबह की तस्वीरें नहीं है। एक दूसरे पर मारपीट तो पहले ही हो चुकी है। देखिए, और ये पार्षद जो हैं वो कैसे छुप रहे हैं, ये देखिए कैसे इनको छुपना पड़ रहा है। महिला पार्षद हैं, कुछ लोग सीटों के नीचे घुस गए हैं, देखिए ये देखिए। और जबरदस्त मारपिटाई या ये बोतलबाजी चल रही है, बोतल फेंक फेंक के मार रहे हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद एक दूसरे को। इससे पहले मारपीट हो चुकी है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों में धक्का मुक्की हो चुकी है, खींचतान हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी शायद आपस का जो टकराव था, जो गुस्सा था, एक दूसरे के प्रति गुबार था या नफरत इस समय बढ़ी पड़ी है, वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। जबरदस्त मारपिटाई की स्थिति है। मारपिटाई इससे पहले हो ही चुकी है आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच में। ये देखिए आतिशी आपको दिखाई दे रही हैं, ये जा रही हैं और जो जिन बोतलों में पानी पी रहे थे वही बोतलें उठाकर फेंक फेंक के मारी हैं पार्षदों ने एक दूसरे को। तो अब समझिए कि एमसीडी के अंदर ये मार पिटाई, धक्का मुक्की, ये बोतलबाजी की स्थिति आई क्यों? दरअसल हो ये रहा था कि सुबह 11 बजे से लेकर रात के 11 बज गए थे और सदन चले ही जा रहा था। अब बहुत से लोग सोच रहे हैं कि मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव हो गया और कहानी खत्म हुई, समस्या खत्म हुई। नहीं, असली सरकार एमसीडी की होती है स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी का जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तो बीजेपी पार्षदों ने इस बात पर आपत्ति करी जब वोटिंग हो रही थी कि वोटिंग के दौरान जो वोटर हैं, पार्षद हैं, उनको मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत क्यों दी जा रही है। उनको यह आरोप था कि ये वोटिंग करते हुए फोटो खींच रहे हैं बैलेट पेपर की। तो इसको लेकर हंगामा चला और आखिरी में बीजेपी पार्षदों की मांग मानते हुए मेयर ने यह कहा कि ठीक है, अब मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं होगा वोटिंग करते वक्त। अब इसके बाद जब ये मांग मान ली गई तो वो सारे पार्षद सीट पे गए और तो मेयर ने कहा कि अब यहां से आगे वोटिंग होगी। लेकिन बीजेपी पार्षदों ने आपत्ति करी कि ये जो पहले वोट हुए हैं इसमें वोट सीक्रेट वोटिंग के जो कंसेप्ट है, जो सिद्धांत है, उसका उल्लंघन हुआ है, इसलिए सारे वोट फिर से डलवाए जाएं। इसको लेकर फिर हंगामा शुरू हो गया। चलता ही रहा ये हंगामा। जो सेक्रेटरी हैं एमसीडी के, उन्होंने ये बताया है कि बुकलेट जो थी जिसमें बैलेट पेपर थे वो 300 ही थे। 55 जो बैलेट पेपर हैं वो दिए जा चुके हैं, 245 ही बचे हुए हैं, जबकि वोट डलने हैं 250। तो अब किसी सूरत में बैलेट पेपर ही नहीं है तो दोबारा से वोटिंग का तो अब हो ही नहीं सकती है। और दूसरा ये कहा गया, मेयर ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, चुनाव आज ही कराना है, इसलिए चाहे कितना भी समय लगे आज स्थगित सदन नहीं किया जा सकता। इसलिए लगातार सदन में हंगामा होता रहा, बीजेपी पार्षद हंगामा करते रहे। और एक समय बीच में यह भी आया था जब कुछ पार्षद स्टेज पर चढ़ गए थे और जो मेयर हैं उनके पास चले गए थे, या ये कहें कि घेराव कर लिया था उन्होंने मेयर का। हालांकि बीजेपी पार्षदों का कहना है कि हम उनसे बात करने गए थे कि आप हमारा मुद्दा सुनिए, हमसे बात करिए, शायद कोई समाधान निकल आए। लेकिन अब जो है गतिरोध बना हुआ है कि एक तो ये कहना है मेयर का कि बैलेट पेपर ही नहीं है तो वोटिंग कैसे करवा लें दोबारा से सारी। तो जहां तक वोट पड़ गए हैं उससे आगे हम बिना मोबाइल लिए, जैसा कि आप चाह रहे हैं वैसा कर लेते हैं। लेकिन बीजेपी इस बात पर तैयार नहीं है और जो मेयर हैं उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, चुनाव तो आज ही कराना होगा। तो गतिरोध बना हुआ है और इसकी वजह से जब बहुत देर तक हंगामा चला तो आखिरकार मार पिटाई हो गई, धक्का मुक्की हो गई, बोतलबाजी हो गई। ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जो कभी नहीं देखी गई थी। और रात को देर रात तक भी ऐसी तस्वीरें, दिन में तो नगर निगम में हमने देखी हैं, लेकिन देर रात भी ये तस्वीरें देखी और देर रात भी दिल्ली नगर निगम में हंगामा चालू है। दिल्ली नगर निगम के हेडक्वार्टर से अपने कैमरा सहयोगी जेवियर थॉमस के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो दिन में तो हंगामा कई बार एमसीडी सदन की कार्रवाई के दौरान देखने को पहले मिल चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और चुनाव तक की नौबत आ गई, मेयर डिप्टी मेयर तो चुन लिया गया, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव को लेकर गतिरोध अभी भी बरकरार है। जैसे कि हमारे सहयोगी दिखा भी रहे थे, ये तस्वीरें भी आप देख रहे थे कि रात की तस्वीरें थी और ये दो तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर एक तरफ आम आदमी पार्टी का इनकलाब और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से हनुमान चालीसा यहाँ पर गाई गई।
2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने हुंकार दे दी है और यहां पर कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने सीधे तौर पर यह दावा किया है कि 2024 में बीजेपी की हार होगी और कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियों की सरकार बनेगी। विपक्षी खेमे में इस बात के बाद जो है विपक्षी दलों की एकजुटता पर एक बड़ी बहस भी छिड़ गई है। जनता दल यूनाइटेड और लेफ्ट पार्टियों ने कांग्रेस को आगाह किया है कि उसे विपक्षी खेमे के नेतृत्व के सवाल पर बयानबाजी करने से बचना चाहिए। In 2024, the alliance government will come in center. Congress will lead. We are talking with other parties because otherwise the democracy and constitution will go. For with every party, now and then, we are calling, we are talking, we are sharing our views. How to win 2024. Therefore, the BJP will not get majority. Some people say they will not get majority. All other parties together, of course Congress will lead. We will get the majority. We will follow the constitution. We will follow the democracy. 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एकजुट करने की कवायद के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नागालैंड में चुनावी अभियान के दौरान ये अहम बयान दिया। इसके 24 घंटे के अंदर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया शिनाते ने दिल्ली में कहा, कांग्रेस के पास राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक गठबंधन को लीड करने का सफल अनुभव है। असलियत है कि बहुत सारे ऐसे घटक दल हैं और हमने मिलकर सरकार चलाई है और ऐसी सरकार चलाई है जिसने इस देश को सबसे ज्यादा ग्रोथ दी है, जिसने इस देश को सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी दी है, संपन्नता दी है और 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला है। हमने अपने घटक दलों के साथ मिलकर ऐसी सरकार चलाई है और हम बिल्कुल इससे नकारते नहीं है कि हम सब एक साथ खड़े हैं और एक साथ बीजेपी का सामना करेंगे। लेकिन इस बयान से विपक्षी खेमे में हलचल है। जेडीयू ने याद दिलाया कि क्षेत्रीय पार्टियां भी मोर्चा बना रही हैं और नेतृत्व के सवाल पर अभी बात करने का समय नहीं है। उन्होंने कहा, कांग्रेस बीजेपी से अलग मोर्चे की कवायद जारी है, जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, केजरीवाल, अखिलेश यादव समेत कई नेता शामिल हैं और विजयवाड़ा में फिर एक रैली करने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री कौन होगा, लीड कौन करेगा, ये सवाल अभी तय नहीं हुआ है। ये सवाल तय हो जाता बहुत अच्छी बात है। इन शरद पवार के बगैर, नवीन पटनायक के बगैर, ममता बनर्जी के बगैर, अखिलेश यादव के बगैर, प्रकाश सिंह बादल के बगैर, केसीआर के बगैर, वाईएसआर के बगैर कैसी विपक्षी एकता बनेगी, उसके बारे में हमारे और केजरीवाल जी के बगैर कैसी विपक्षी एकता बनेगी, उसके बारे में हमारा शक है। अभी नेतृत्व के सवाल पर वक्तव्य ना दिए जाएं तो ये विपक्षी एकता के लिए बेहतर है। गठबंधन की सरकार में नेतृत्व कौन करेगा, इसका फैसला अभी करना जल्दबाजी होगी। यह बाद की बात है। बीजेपी को हराने के बाद इसकी चर्चा होनी चाहिए। विपक्षी खेमे में लीडरशिप के मुद्दे पर मतभेद गहरा है और संसद के अंदर और बाहर महत्वपूर्ण मौकों पर कांग्रेस और अहम क्षेत्रीय दलों के बीच अंतर्विरोध और मतभेद खुलकर सामने आते रहे हैं। ऐसे में अब कुछ विपक्षी दलों के नेता ये चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एकजुट करने के लिए बेहतर होगा कि लीडरशिप के सवाल को छोड़कर विपक्षी दल एक ही मंच पर आकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार करें। दिल्ली से कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और वहीं कल विपक्ष के दो अहम नेताओं ने मेघालय में रैलियां की। 27 फरवरी को वहां चुनाव होने जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने राजबाला में कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि उसे वोट मांगने का नैतिक अधिकार नहीं है। उधर शिलोंग में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि गोवा की तरह मेघालय में तृणमूल चुनाव में बीजेपी के लिए वोट काटने आ रही है। दोनों नेताओं का दावा था कि बीजेपी से सिर्फ वही लड़ सकते हैं। देखते हैं रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट। I was in Congress, but they have expelled us. मेघालय के राजबाला में एक विशाल चुनावी रैली में ममता बनर्जी ने दावा किया कि 2024 में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री यहीं नहीं रुकी। उनके निशाने पर कांग्रेस भी थी।
उधर 350 किलोमीटर दूर शिलोंग में राहुल गांधी पूर्वोत्तर में अपनी पहली चुनावी रैली संबोधित कर रहे थे। I was in Congress, but they have expelled us from the party because we are fighting the battle. We are fighting the battle against Shauntabaran. We are fighting the battle against BJP like anything. You also know the history of the TMC. You know the violence that takes place in Bengal. You know the scams, the Sharda scams that have taken place. So you're aware of their tradition. They came to Goa, spent huge amounts of money in Goa, and the idea was to help the BJP. And this is exactly the idea in Meghalaya. ममता बनर्जी और राहुल गांधी की रैलियों से पहले बीजेपी के अमित शाह कई रैलियां कर चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी इस हफ्ते प्रचार करेंगे। सभी राष्ट्रीय दल अपने बड़े नेताओं को प्रचार में उतार रहे हैं और सबका मुकाबला सत्ताधारी एनपीपी से है। मेघालय के चुनाव की प्रचार अब जोर शोर से चल रही है। हम इस वक्त गारो हिल क्षेत्र में हैं और ये गारो हिल क्षेत्र गढ़ माना जाता है कॉमरेड संगमा के परिवार का। उनके पिता पीए संगमा यहाँ से ही लोकसभा में चुन के जाते थे और उनकी जो लेगेसी है इसको आगे लेके उनकी जो पार्टी है एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी, को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं कॉमरेड संगमा, मेघालय के मुख्यमंत्री। एनपीपी की सहयोगी बीजेपी खुलकर उस पर हमला कर रही है और इसीलिए मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा के लिए और जरूरी हो जाएगा कि वो अपने गढ़ गारो हिल्स से ज्यादा सीटें जीतें। पिछली बार उनकी पार्टी को इस इलाके की 24 में से 12 सीटें मिली थी। अब तृणमूल कांग्रेस इस इलाके में सेंध लगाने की कोशिश में है, लेकिन संगमा के पास अपने पिता पूर्णो संगमा की विरासत है और ये पारंपरिक वोटर हैं। I've seen a lot of elections, maybe about 30-35 elections. I've campaigned since a very young age, along with my late father. So we have seen a lot of elections, and one thing I have learned in any election is never to take things easy. So we should never take things for granted. You can never take your opponent for granted. Every election is tough, and no matter whether you're ruling or opposition, the moment you take it easy and lightly, then things start going wrong. So therefore, I have always believed, and even in this election, for me, everybody is a formidable opponent. एनपीपी इन चुनावों में पूर्वोत्तर की अकेली अहम पार्टी है, लेकिन राष्ट्रीय दल इस बार इतना जोर लगा रहे हैं कि स्थानीय दिग्गजों के लिए यह वजूद की जंग बन गई है। मेघालय से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश में पटवारी की भर्ती ने यहां पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राज्य में करीब 6,500 पदों के लिए 12 लाख से ज्यादा लोगों ने यहां पर आवेदन किया है, जिसमें कि इंजीनियरिंग, एमबीए और पीएचडी डिग्री धारक भी शामिल है। यानी कि एक पद के लिए लगभग 200 उम्मीदवार यहां पर मुकाबला करेंगे। चुनावी साल है तो भर्ती भी हो रही है, लेकिन 5 साल पहले जो निकली थी इस तरह की नियुक्तियां, उस पर पटवारी भर्ती में शामिल उम्मीदवारों का कहना है कि पिछली भर्ती में निकाले गए सभी 9,235 पदों पर नियुक्ति नहीं दी गई। देखते हैं अनुराग द्वारे की रिपोर्ट।
भोपाल के सिविल सर्विस क्लब में 200 बच्चों का बैच है। कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो कोई पीएससी की। कई उम्मीदवार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी सालों से कर रहे हैं। वाले द्वारा हाथ खड़ा कर। सब दे रहे हो ना? नहीं इतना ही बस। अच्छा असर तुमने क्या किया? करे भी तो क्या, कई सालों से पीएससी तक में प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। 2, 3, 4। अच्छा और मास्टर्स में भी क्या है भाई तुम्हारा? एनवायरमेंट साइंस। पीछे तुम्हारा एमए इकोनॉमिक्स। प्रवीण इंजीनियरिंग कर चुके हैं, 29 साल के हो गए हैं। सामने पटवारी की परीक्षा है सो उसका भी फॉर्म भर दिया है। 4 साल में इकट्ठी वैकेंसी निकालने से अच्छा यदि वो इसी वैकेंसी को बीच में निकाल देते 3-4 बार, तो बहुत सारे लोग जो ओवर एज हो गए हैं उनको कहीं ना कहीं एक जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती, वो भी तैयारी करते और उनको कहीं ना कहीं एक लाइफ में कुछ अचीव कर पाते वो भी। पटवारी के लिए योग्यता ग्रेजुएट है, लेकिन प्रवीण जैसे कई पढ़े लिखे बेरोजगार उम्मीदवार भी हैं। कई ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो पीजी करके भी पटवारी बनने की कतार में हैं। एज भी मतलब 2 साल वो हो गया, मेरा एमएससी हो गया तो। अच्छा। और मतलब अभी लग भी रहा है कि मतलब अभी जो भी वैकेंसी आए उसी में मतलब घर वाले भी कोई दबाव रहता जी है सर, कि बहुत नौकरी कर रहा प्रेशर है। जी सर। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है हमारे देश में कि हमें ये लगता है, हमें यूथ में बेसिकली यही लगता है कि हम कहीं भी सेटल हो जाएं, हमें एक जॉब मिल जाए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में स्टेबिलिटी नहीं, आपको कभी भी निकाला जा सकता है। हाँ सर, थोड़ा घर से भी प्रेशराइज तो है और एज भी अभी इतनी हो चुकी है कि अपन को मतलब जॉब पे मतलब जॉब मिले और मतलब सेटल हो जाए हम। मध्य प्रदेश में 5 साल बाद 6,755 पटवारी के पदों के लिए वैकेंसी आई है। 12,79,000 आवेदन आ गए हैं। 4 लाख से ज्यादा आवेदक वो हैं जो न्यूनतम योग्यता यानी स्नातक से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। पीएचडी धारी 1,000, इंजीनियरिंग के 85,000, एमबीए के 1 लाख और स्नातकोत्तर के 1,80,000 उम्मीदवारों ने पटवारी के लिए आवेदन भरा है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। एमपीपीएससी में पिछले 3 साल से भर्ती कोर्ट कचहरी में खड़ी है। जिन लोगों ने 12, 13, 14 में तैयारी शुरू की थी, आखिरी अच्छी परीक्षाएं 17, 18 में हुई हैं। तो थोड़े बहुत 17, 18 में भी जो लोग सेलेक्ट हुए होंगे, पूरे मध्य प्रदेश में हो सकता है कि 1000 लोग सेलेक्ट हुए हों। उसके बाद से जो लोग उस समय बच गए वो कोविड के टाइम तक ज़्यादातर हिम्मत हार के चले गए। पर ऐसे हैं जिनमें पेशेंस है या जिनके घर वाले अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग लगे हुए हैं। हर साल जब कॉलेज के एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं तो समझ लीजिए हर साल लगभग लाख बच्चे फिर से कंपटीशन की दुनिया में आ जाते हैं। तो लाखों बच्चे हर साल ऐड हो रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उतने ही बच्चे हर साल निराश होकर के वापस चले जा रहे हैं। अब ऑप्शन यहाँ प्राइवेट नौकरी का है नहीं है, तो सरकारी नौकरी जब तक नहीं मिलेगी तब तक हो सकता है कि लोग कोशिश करते रहें। सरकार से हजारों पद पर लाखों उम्मीदवार के सवाल पूछो तो अपने गुणगान करने लगती है। विपक्ष सवाल पूछता है। अलग अलग पद निकाले जा रहे हैं, शिक्षकों के हों, पुलिस के हों, पटवारी के हों, सभी विभागों में। एक तरफ शासकीय नौकरियों में भर्तियों के माध्यम से रोजगार, दूसरी तरफ स्वरोजगार की योजनाओं में जिसमें मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सहित अनेकों योजनाएं हैं, उसके अंतर्गत रोजगार, तीसरे निवेश लाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का काम ये लगातार मध्य प्रदेश में चल रहा है। अब एक पटवारी का एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है, परीक्षा आयोजित की जा रही है, कुछ हज़ार वैकेंसी हैं, लेकिन लाखों की संख्या में लगभग 12-13 लाख लोगों ने अभ्यर्थी उसके लिए गए हैं परीक्षा देने के लिए। ये बताता है कि कितनी बड़ी परेशानी बेरोज़गारी बन चुकी है और वो भी ओवर क्वालिफाइड लोग हैं। जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन उनके पास है, लेकिन उनके पास कहीं रोज़गार नहीं है। इससे पहले ही मध्य प्रदेश में हमने देखा था ग्वालियर में, ग्वालियर शहर के अंदर जब एक चपरासी की वैकेंसीज निकाली गई थी अदालतों में और दूसरे कार्यालयों में, तो पीएचडी तक लोग जो थे वो आके उसका परीक्षा देने मजबूर हुए थे। तो ये दिखाता है कि शिवराज सरकार, बीजेपी की सरकार रोज़गार देने के मोर्चे पे पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। 2022 में मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक 5,51,000 बेरोजगार बढ़ गए थे। 2020 तक रोजगार कार्यालय में 24,72,000 पंजीकृत बेरोजगार थे। 2021 तक ये तादाद 30,23,000 की हो गई थी। इस दफ्तर का निर्माण मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के लिए हुआ था, लेकिन पिछले 10 सालों में सिर्फ इसका नाम बदला है, व्यापम से
PEB यानी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड और अब कर्मचारी चयन मंडल। मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की किस्मत नहीं और शायद इसलिए लगभग हर 70वां बेरोजगार पटवारी की परीक्षा में बैठ रहा है। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान और रुपेश के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। दिल्ली एमसीडी के सदन की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे से शुरू होकर रात भर चली और रह रहकर हंगामा यहां पर होता रहा। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान जबरदस्त बवाल भी हुआ। सदन में कुछ पार्षद टेबल पर चढ़ गए। पार्षदों ने एक दूसरे पर पानी की बोतलें यहां पर फेंकी। नौबत हाथापाई और मारपीट तक आ गई। जमकर धक्का मुक्की हुई और इस भारी हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित भी की गई। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी पार्षदों ने दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय पर हमला किया है। शैली ओबरॉय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव करवा रही थीं, तभी बीजेपी पार्षदों ने उन पर हमला करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्षदों की गुंडागर्दी देखिए, वो महिला मेयर पर हमले की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कल दिन में ही आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय दिल्ली की मेयर चुन ली गई। 266 में से 150 वोट उनको मिले, जबकि बीजेपी की रेखा गुप्ता को 116 वोट हासिल हुए। और जो ताज़ा जानकारी इसको लेकर है वो ये कि रात भर जो कार्रवाई चली उसके बाद अभी सुबह में मेयर शैली ओबरॉय और एमसीडी के अधिकारी एक बार फिर से सदन के बाहर चले गए। अब देखना होगा कि क्या ये हंगामा जो है वो थमता है यहाँ पर, क्या कोई हल यहाँ पर निकल पाता है या नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वो अभी तक ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि दिल्ली की जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया और एमसीडी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कल रात को हमने ये देखा कि जिस बैलेट बॉक्स में वोट डाले जा रहे थे उस बैलेट बॉक्स को भी भारतीय जनता पार्टी वालों ने चुरा लिया। मुझे बताया जा रहा है कि उस बैलेट बॉक्स के अंदर भी पानी वगैरह डालने की कोशिश ये लोग कर रहे थे। एक बेवजह की मांग को लेके इन्होंने सारा का सारा प्रोसेस जो है रोक रखा है। मेयर जो बेचारी पहली बार मेयर बनी है, उन्होंने कई बार इनको समझाने की कोशिश की, मगर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से गुंडागर्दी पे उतरी हुई है। ये इनकी मानसिकता दर्शाता है। ये पता नहीं क्यों कर रहे हैं। सिर्फ एक ही रीजन है, इनको ये पता है कि स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी के लोग आएंगे, ये हार जाएंगे, बीजेपी उसमें जीत जाएगी। मुझे लगता है शायद ये चुनाव कराना ही नहीं चाहते हैं। और मारपीट की बात यह है कि इनके पार्षदों के हमारे पास वीडियोस फोटोज हैं जिन्होंने दंगा करते हैं, जैसे ही शुरू होता है वैसे ही ये दंगा करते हैं, मार पिटाई करते हैं। हमारी मेयर कैंडिडेट को अभी चोट लगी है, यहाँ पर हमारे एक और साथी हैं उनको भी चोट लगी है। धक्का मुक्की इनके गुंडे किस्म के लोग हैं, ये वहां पर लड़ाई झगड़ा करते हैं और इनका काम ही यही है, यही कर रहे हैं ये। तो स्टैंडिंग कमेटी को जो है वो चुना जाना है, उसमें क्या कुछ हुआ वो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं हंगामा, और उसके बाद दोनों ही तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी हमने आपको सुनाया। तो ये पूरा जो वाकया रहा इसके बारे में विस्तार से हमारे सहयोगी शरद बता रहे हैं कि कैसे एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी को लेकर यह हंगामा जो है वो होता रहा। लगातार स्थगित होने के बाद दिल्ली नगर निगम का सदन गुरुवार सुबह फिर से शुरू हुआ है। मेयर मंच पर आ गई हैं और उन्होंने घोषणा की है कि अब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू की जाए। कि जैसे ही मेयर ने घोषणा की कि वोटिंग शुरू करा रहे हैं तो बीजेपी के पार्षद जो हैं खड़े होकर वेल की तरफ पहुंचने लग गए हैं। मेयर ने मंच से ये कहा है कि हमने लीगल कंसल्टेशन की है और उसमें यह बताया गया है कि मोबाइल ले जाना पे बैन नहीं है, बशर्ते वो साइलेंट मोड में रहे, तो इसलिए ये मुद्दा ना उठाएं, ये मेयर की तरफ से कहा गया है। लेकिन बीजेपी से संतुष्ट नहीं है और ये देखिए ये सब बीजेपी के पार्षद हैं जो कतारबद्ध हो गए हैं और वेल की तरफ बढ़ गए हैं और अपना वोट डालिए। मेयर घोषणा कर रही हैं, वोटिंग की प्रक्रिया शुरू करा रही हैं, नाम बुला रही हैं कि किस सदस्य को अब वोट डालना है। लेकिन आप अमित नागपाल हैं।
बीजेपी के पार्षद आपत्ति कर रहे हैं। ये देखिए, नहीं आएगा। पहले भी जो नुकसान हुआ है अभी तक तोड़फोड़ हुई है, वीडियो फुटेज। ये देखिए, ये बीजेपी के पार्षदों ने एक बार फिर से मंच पर चढ़कर हंगामा शुरू कर दिया, कुछ फाड़ के फेंका है। ये क्या है अभी ये स्पष्ट नहीं है। बीजेपी के पार्षद नारे लगा रहे हैं वोट डलेगी 1 से। इसका मतलब ये है कि फिर से वोटिंग करवाई जाए। जो स्टैंडिंग कमेटी के लिए 40-50 वोट डल चुके हैं उसको अंडू किया जाए और फिर से वोटिंग 1 नंबर से फिर से करवाई जाए। अब यही तस्वीरें जो हैं कल शाम से लगातार चल रही हैं। तस्वीरें बिल्कुल नहीं बदल रही, बस ये अपडेट ये आता है कि इस बार ये हो गया, इस बार ये हो गया। जैसे तोड़फोड़ के आरोप भी लग रहे हैं बीजेपी पार्षदों पर और वेल में आ गए हैं बीजेपी के पार्षद, नारेबाजी कर रहे हैं कि वोट डलेगी 1 से। और हर बार ऐसे ही होता है कि कुछ देर ये हंगामा चलता है और उसके बाद सदन स्थगित हो जाता है। कल शाम से यही लगातार चल रहा है। आम आदमी पार्टी के पार्षद अपनी जगह पर खड़े हो गए हैं और बीजेपी के सभी पार्षद जो हैं, लगभग सभी पार्षद ये वेल में आ गए हैं। नारे लग रहे हैं वोट डलेगी 1 से। ये देखिए, तो कुछ इस तरह से जो हंगामा एमसीडी में बुधवार से शुरू हुआ वो गुरुवार को भी चला जा रहा है और सदन रुका नहीं है, कंटिन्यूसली चला जा रहा है। सदन में जो नुकसान हुआ है वीडियो फुटेज में हम देखेंगे, वो खर्चा वही भरेगा और सदन को 1 घंटे के लिए फिर से स्थगित किया। और देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि हर बार ऐसे ही होता है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि हर बार ऐसे ही होता है कि मेयर आती हैं, घोषणा करती हैं कि अब हम वोटिंग करवा रहे हैं और जैसे ही प्रक्रिया की बात होती है सभी बीजेपी पार्षद आपत्ति करने जो हैं वेल में आ जाते हैं और हंगामा शुरू कर देते हैं और कुछ देर के बाद मेयर जो हैं वो सदन को स्थगित कर देती हैं। तो 1 घंटे के लिए फिर सदन स्थगित हो गया है। ये गिनती की गई है कि कल से अब तक 12 बार जो है सदन स्थगित किया जा चुका है और अब मेयर ने ये घोषणा की है कि कल से अब तक जो तोड़फोड़ हुई है सदन के अंदर, इसकी वीडियो फुटेज निकलवाई जाएगी और इसका खर्चा उसी से वसूला जाएगा जिसने ये तोड़फोड़ की है। एमसीडी हेडक्वार्टर से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। शरद, 12 बार स्थगन के बाद अब भी कोई हल निकल पाया है क्या वहां पर? और दूसरा ये कि मसला आखिर है क्या? ताबिश, पहले कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, इंटरेस्टिंग तस्वीरें हैं। ये देखिए, ये एमसीडी का सदन है और जो पार्षदों की हालत है वो बयान कर रही है। भले ही जब सदन भरता है तब कुछ भी होता रहे, लेकिन अब जब सदन नहीं चल रहा है, समय स्थगित है। ये देखिए, ये जो पार्षद घर नहीं गए हैं, ये कुछ इस तरह से जो अपनी थकान है या जो अपनी नींद है वो पूरी कर रहे हैं। जहां पर ये सदन है, सदन के अंदर ही किसी तरह से अपनी नींद पूरी करने की कोशिश, अपनी थकान पूरी, या जो कमर दर्द किसी को हो रहा हो, या कुछ लोग कहते हैं कि कमर सीधी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो मोबाइल पर अपनी बातचीत कर रहे हैं, कुछ चर्चा में लगे हुए हैं, कुछ बैठकर सोते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ जो पार्षद हैं वो सदन के अंदर आवाजें भी आ रही हैं कि कुछ पार्षद खराटे भी ले रहे हैं। खैर, ये थोड़ा सा लाइट नोट पे मैंने कहा है, लेकिन ये तस्वीर ये बताती है ताबिश कि भले ही टकराव कितना हो, है तो इंसान ही, तो कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना होगा। तो इसी तरह से सभी पार्षद अलग कुछ ये तो यहाँ सदन में ही अंदर सो रहे हैं या बात कर रहे हैं, जिसको जहां मौका मिल रहा है इस बिल्डिंग के अंदर जो एमसीडी हेडक्वार्टर है वो यहाँ पर यही कर रहा है। लेकिन कोई समाधान फिलहाल निकलता दिख नहीं रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस बात पर अड़ गई है कि जो वोट पड़ चुके हैं स्टैंडिंग कमेटी के लिए उसको अंडू कैसे कर दें, उसको हम इलीगल कैसे घोषित करवा दें। बीजेपी ये कह रही है कि जो वोट पड़े हैं वो सीक्रेट वोटिंग का उल्लंघन है क्योंकि मोबाइल ले जाने दिया था। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ठीक है, पहले ले जाने दिया था, लेकिन अब आपके कहने पर हम नहीं अलाउ कर रहे हैं। मेयर ने ये कहा
कि अब नहीं अलाउ कर रहे हैं, इससे आगे वोटिंग कराइए। 250 की वोटिंग होनी है, 45-50 वोट अभी तक पड़े हैं, तो आखिर डर किस बात का है? तो डर दोनों का ही कुछ ना कुछ है। वो ये है कि आम आदमी पार्टी को ये डर है कि कहीं उसका चौथा कैंडिडेट जो है वो चुनाव ना हार जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 4 कैंडिडेट खड़े किए हैं स्टैंडिंग कमेटी के लिए। बीजेपी को डर है कि उसका तीसरा कैंडिडेट चुनाव ना हार जाए, क्योंकि बीजेपी ने 3 कैंडिडेट खड़े किए हैं। कुल मिला के सीट हैं 6, एमसीडी की असली सरकार है स्टैंडिंग कमेटी, तो इसको कोई भी जो है अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहता। इसलिए कल शाम से जो कहानी शुरू हुई वो लगातार वही चल रही है। और जैसे कि मैंने कहा कि अपडेट सिर्फ ये आता है कि इस बार क्या हुआ, इस बार बैलेट पेपर फाड़ दिए, इस बार क्या हुआ, इस बार तोड़फोड़ हो गई है, इस बार क्या हुआ, इस बार बोतल एक जो खींच के मारी है, इस बार क्या हुआ है, इस बार मारपीट हुई है, इस बार क्या हुआ है, इस बार धक्का मुक्की हो गई है। सिर्फ यही अपडेट है, लेकिन कहानी बस हर बार ये चलती है कि बस सदन कितनी देर चलेगा। होना यही है, मेयर आएंगी और कहेंगी हम वोटिंग करवा रहे हैं, बीजेपी के पार्षद वेल में आ जाएंगे, हंगामा होगा और कुछ देर के बाद जो है मेयर घोषणा करेंगी कि ठीक है कुछ देर के लिए सदन जो है स्थगित किया जा रहा है। कहानी लगातार कल से यही नॉन स्टॉप चली जा रही है और आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि ये अनिश्चित काल के लिए स्थगित इसलिए नहीं करवाया जा रहा जैसा कि पहले करवाया था, वो इसलिए नहीं करवाया जा रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि चुनाव करवाना है, तो चुनाव जो है वो अगर बिना करवाए खत्म कर दिया तो फिर जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, जो आम आदमी पार्टी नहीं करना चाहती, इसलिए डेडलॉक जो है बना हुआ है। ताबिक शरद, थोड़ा ये भी समझाइए दर्शकों के लिए आपके स्टैंडिंग कमेटी क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर इतना हंगामा वहां पर है। मेयर डिप्टी मेयर तो बन गया है। और उसे फाड़ देते हैं। देखिए, एमसीडी के अंदर असली सरकार जो होती है वो स्टैंडिंग कमेटी होती है। इसके कुल 18 सदस्य होते हैं और इसमें जो ये 2 हिस्सों में चुनाव होता है। पहला हिस्सा होता है 6 सदस्यों का, जिसको हाउस में वोटिंग होती है, जिसके लिए ये सारा बवाल चल रहा है। दूसरा हिस्सा होता है जोन का। एमसीडी 12 जोन में बटी हुई है, एक जोन से एक सदस्य स्टैंडिंग कमेटी में आएगा। ये समझिए कि जैसे कोई सरकार होती है या कैबिनेट होती है, ठीक उस तरह से स्टैंडिंग कमेटी होती है। कोई भी प्रस्ताव जो है वो मेयर नहीं लाते हैं, प्रस्ताव जो है वो स्टैंडिंग कमेटी लाती है। स्टैंडिंग कमेटी में उस पर अप्रूव होता है और उसके बाद वो सदन के अंदर आता है और सदन जो है वो जो मेयर हैं वो एक तरह के स्पीकर हैं कि हाउस, जैसे विधानसभा ने ये पास कर दिया, तो उस तरह से ऐसे ही जो मेयर होते हैं वो एक स्पीकर होते हैं सदन के, लेकिन प्रस्ताव जो है वो सरकार लेकर आती है। यानी कि सरकार क्या है, वो एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी है। तो जो एमसीडी चलती है वो स्टैंडिंग कमेटी से चलती है, सरकार एमसीडी में जो है स्टैंडिंग कमेटी होती है। और कोई भी पार्टी जो है, सरकार जो है कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी तो कोशिश करेगी ही कि क्योंकि वो चुनाव जीती है कि एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी उसके हाथ में रहे, ताकि एमसीडी चलाने में उसको आसानी, केवल आसानी ना हो बल्कि वो चला सके। क्योंकि अगर स्टैंडिंग कमेटी उसके पास नहीं होगी तो वो पब्लिक के बीच में तो मैसेज ये रहेगा कि आम आदमी पार्टी जीती हुई है, मेयर भी उसका जीता हुआ है, लेकिन सरकार जो है उसकी नहीं होगी। लेकिन बीजेपी जो है वो पूरी फाइट कर रही है कि भले ही हम चुनाव हार गए हैं, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी जो है किसी भी सूरत में जितनी ज्यादा सीटें स्टैंडिंग कमेटी में वो जीतेंगे, उतना ही ज्यादा दबाव वो सत्ता पक्ष पर डाल पाएंगे। तो इसीलिए बहुत भयंकर टकराव चल रहा है और अभी भी उम्मीद यही है कि फिर से मेयर आएंगी, फिर से सारे सदस्य बैठेंगे, फिर से वही घोषणा होगी और थोड़ी देर बाद फिर स्थगन हो जाएगा। तो ये लगातार चल रहा है और समाधान फिलहाल अभी नहीं दिख रहा है। चलिए शरद, उम्मीद करते हैं अगली बार आपसे बात हो थोड़ा समाधान वहां पर निकल जाए। आप नजर बनाए रखिए, आपके पास हम लौटते रहेंगे। तो शरद समझा रहे थे कि किस तरह से स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर जो है हंगामा वहां पर बरकरार है एमसीडी में, और अब भी इस बात का इंतजार है कि क्या इस पर कोई हल निकल पाता है या नहीं। फिलहाल शुक्रिया शरद आपका, ब्रेक के लिए रुकते हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच जारी विवाद को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने चुनाव आयोग को निशाने पर लिया है। पवार ने कहा कि चुनाव आयोग ने पिछले दिनों जो फैसला दिया वो इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक संस्था का दुरुपयोग किया जा सकता है। हमने चुनाव आयोग का ऐसा फैसला पहले कभी नहीं देखा। पवार ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज चुनाव आयोग और दूसरी संस्थाएं वही फैसले दे रही हैं जो सत्ताधारी सरकार चाहती है। कुछ दिन पहले क्योंकि केजरीवाल को लोगों ने इलेक्शन कमीशन ने कुछ एक डिसीजन दे दिया। आज तक इलेक्शन कमीशन के सामने
कई इश्यूज गए, शिकायतें गई, मगर इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कभी डिसीजन लिया है हमने देखा नहीं कि एक राजनीतिक दल उस राजनीतिक दल के नेतृत्व के हाथ से निकाल कर और किसी के हाथ में नहीं रहना। इससे पहले कल महाराष्ट्र में शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट को कोई तत्कालिक राहत तो नहीं दी, लेकिन उनकी याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया। इससे शिंदे गुट के हाथ पांव कुछ बंद जरूर गए हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना को लेकर चल रहे सियासी घमासान का एक और पहलू सुप्रीम कोर्ट तक चला आया है। उद्धव ठाकरे ने पार्टी का निशान शिंदे ग्रुप को देने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ जो अर्जी लगाई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। गंभीरता इसकी देखते हुए और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट आया, हमने एसएलपी दाखिल किए। उन्होंने कल एसएलपी को एडमिट करने के वक्त ही उन्होंने कहा था कि हम इसको लिस्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद आज उन्होंने ये किया है। उन्होंने पूरा पढ़ने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि हम जब तक इसको सुनते हैं तब तक परिस्थिति जो भी रहेगी वो जिस तरह से आज है उसी तरह से बरकरार रखिए। ये हम सुनेंगे, उसके बाद में इस पर निर्णय करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। शिंदे गुट द्वारा पार्टी के बैंक खाते और संपत्ति के टेकओवर पर रोक की गुहार भी नहीं मानी। निवडणूक आयोग अदालत के पास चुनाव आयोग के फैसले पर स्टे मांगा गया था, जिसे कोर्ट ने नकार दिया। शिवसेना और धनुष बाण पर चुनाव आयोग के फैसले को कायम रखा है, इसलिए आगे जो सुनवाई होगी उसके बाद फैसला होगा। लेकिन आज की स्थिति में चुनाव आयोग का फैसला शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह किसका, इस पर उनकी मांग को खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति एक ऐसे नाजुक मोड़ पर है जिसमें सबकी निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हैं और दांव पर चुनाव आयोग का फैसला है। सवाल है, बाला साहब ठाकरे की विरासत उनके अपने परिवार को वापस मिलेगी या फिर बगावत कर चुके शिवसैनिक के पास ही रहेगी। उद्धव गुट के लिए राहत बस यही है कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बीच शिंदे ने भरोसा दिया है कि उद्धव गुट के विधायकों पर अयोग्यता की कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन उनके हाथ क्या आएगा ये जानने में वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है वो देश में पहले न कभी किसी ने सुना न कभी देखा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, क्योंकि वो जानता है कि उसका आने वाला फैसला देश की राजनीति के लिए एक नई नजीर साबित होगा। मुंबई से सुनील सिंह और दिल्ली से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।